हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम अध्याय 9 की बात कर रहे थे और इसमें हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण में लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि आपका चौथा वीडियो था, उसमें हमने प्रकाश की किरणों के माध्यम से गोलीय तल से जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसे बन सकता है, उन किरणों के बारे में हमने जाना था। तो उसके बारे में हमने 4 नियम पढ़े थे, जो कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। दूसरा नियम हमारे पास में ये था, जब फोकस बिंदु से आपकी कोई किरण गुजर रही थी। तीसरा हमारे पास में था जब वक्रता केंद्र से किरण गुजर रही थी। और चौथा हमारे पास में जो नियम था, जिसमें किसी तिर्यक किरण के द्वारा आपकी जो किरण है ध्रुव से गुजर रही थी। ध्रुव से गुजरने के बाद में या फोकस बिंदु से गुजरने के बाद में या वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने के बाद में वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी अन्य बिंदु से गुजर रही थी। ये सारा हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसी के बाद में इस वीडियो को आप देखिएगा। आज हम इसी के आगे बढ़कर किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। किरण आरेख, किरण आरेख जिसे हम इंग्लिश में रे डायग्राम भी कहते हैं। इससे संबंधित वीडियो हमने एक पहले, जिसमें आपने मोमबत्ती का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मोमबत्ती के थ्रू हम कई सारी इमेजेस को देख रहे थे अवतल दर्पण का उपयोग करके, तो वहाँ पर भी हमने रे डायग्राम की बात करी थी। वही सिंपल हमारा किरण आरेख ही था। हिंदी में हम उसे किरण आरेख कहते हैं। तो आज हम कुछ बिंदुओं को लेकर किरण आरेख को बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। उससे पहले हम कुछ अंतर जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो हमें पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, और जो आभासी होते हैं वो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्जाम्पल्स बताइए, तो जो आपने समतल दर्पण में देखा था कि इमेज जो बनती है वो मिरर में हमें पीछे की तरफ दिखाई देती है। अगर आप उसके सामने या पीछे की तरफ कोई पेपर लेकर जाएंगे समतल दर्पण के, तो आपको इमेज जो होगी वो पेपर पर नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब वो आभासी है, वो काल्पनिक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को पेपर या फिर किसी स्क्रीन पर पा सकते हैं। अब इसके लिए जो नियम होंगे वो हम आगे देखेंगे, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम और देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कौन से प्रतिबिंब होंगे? आभासी प्रतिबिंब। ये सदैव उल्टे होते हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होंगे? उल्टे होंगे। यानी कि जब उनका प्रतिबिंब बनेगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर, या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो सकता है या फिर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो सकता है, तो वो हमेशा क्या होंगे? उल्टे होंगे, यानी कि वो इन्वर्टेड होंगे। जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यह दर्पण के आगे बनते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो आपके दर्पण के आगे बनेंगे, यानी जो परावर्तक पृष्ठ है उसके जस्ट सामने। आभासी प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनते हैं। तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के किसी भी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने से प्राप्त होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, और मिलने के बाद में हमें क्या मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। ऐसा ही आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के किसी भी बिंब पर आभासी रूप से मिलने से प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। ये दोनों पॉइंट जो हैं ऊपर के, फर्स्ट और सेकंड, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तीनों पॉइंट्स खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और किरण आरेख कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी, हमें एक तो आपको इसमें अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की रिक्वायरमेंट होगी। अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, जो भी आप लेना चाहें। फिर आप यहाँ पर किसी वस्तु की बात करेंगे और उस वस्तु को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिंब से। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर हमें 3 बिंदुओं की और एक मुख्य अक्ष की जरूरत पड़ेगी। वो 3 बिंदु कौन से होंगे? एक तो आपका वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और साथ में ध्रुव। ध्रुव वह बिंदु होगा जहाँ पर आप दर्पण को रखेंगे। दर्पण का जो सेंटर भाग होगा, जहाँ से कि मुख्य अक्ष गुजरेगी, वही आपका क्या होगा? ध्रुव होगा।
हम यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा कि वस्तु के लिए हम हमेशा बिंब से दर्शाते हैं, जबकि प्रतिबिंब जो होगा उसे हम इमेज से दर्शाते हैं। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला हमारे पास में जो दे रखा है कि बिंब की जो स्थिति है वो कहाँ दी गई है, अनंत की दूरी पर, यानी काफ़ी डिस्टेंस पर है। और हम मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। ये क्या है, मेरे पास में एक अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में हम इसका नाम दे देते हैं m, और ये हो गया आपका n। यहाँ से एक मुख्य अक्ष गुजरेगी जो कि इसको बराबर बीच के भाग से डिवाइड करती हुई निकलेगी, हमें ये दिखाई देगी। ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। और ये बिंदु क्या हो जाएगा, इसका पोल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, पोल P। अब क्योंकि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक गोला बना लेगा, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो उस केंद्र को मैं यहाँ नाम दे देता हूँ C। मैंने यहाँ पर इसको अज्यूम कर लिया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये डायग्राम बना रहे हैं, किरण आरेख का जब भी निर्माण कर रहे हैं, तो आप प्रकार की सहायता से इसको ड्रॉ कीजिएगा। फिर थोड़े हिस्से को, जो हमने m और n हिस्सा लिया है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा और बाकी पार्ट को हटा दीजिएगा। यहाँ से आपको केंद्र भी मिल जाएगा। और हमें इसके साथ में ये भी पता है कि जो इसका फोकस बिंदु होगा वो क्या होगा, इसका आधा होता है। कर्वेचर जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमें पता है वो क्या होती है, रेडियस होती है, यानी कि r होती है। और हमें ये रिलेशन भी पता है कि जो r होता है वो ट्वाइस ऑफ f होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, रेडियस से आधी होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। तो यानी फोकस बिंदु बिल्कुल इसके मिड में होगा। तो ये आप खुद से भी इसको बना सकते हैं और ध्यान रखकर इसको बनाइएगा, क्योंकि मैं अभी बिना स्केल के इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा सा इमेज हो सकता है, तो आप ये कंसीडर करके चलिएगा। अब इसे हम देख लेते हैं आगे। चलिए, अब ये कह रहा है कि आपकी जो वस्तु है वो अनंत दूरी पे है। अब अनंत दूरी पे यानी काफ़ी डिस्टेंस पे। अब अनंत का मतलब होता है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दूरी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी दूरी पर है और मैं उसको यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ इस जगह कि काफ़ी दूरी पर है, और मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसको जब यहाँ से देखता हूँ तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, बट मैं मान लेता हूँ कि है वहाँ पर। अब यहाँ से जब नियम हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि आपका जो भी वस्तु से किरण टकरा के वापस इस पृष्ठ पर टकराएगी, यानी परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, तो परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद में वो एक बिंदु से गुजरेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस अवतल दर्पण पर मान लेते हैं कि एक किरण टकरा रही है, और टकराने के बाद में वो कुछ इस तरीके से निकल गई। ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब एक किरण तो ऐसे निकली है, अभी ये अनंत पर है तो हमें ये पता नहीं है। हमने जो 4 नियम पढ़े थे उसमें से ये कोई सा भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये अनंत पर है तो हम ये वाला केस मान के चलेंगे। फिर हम मान लेते हैं एक नियम कि अगर कोई किरण बिंब से निकलती है और अवतल दर्पण के पोल से टकरा के वापस उसी एंगल से गुजर जाती है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ जो इमेज बन रही थी वो कहाँ बनेगी, एक पॉइंट पर। अभी थोड़ा आगे पीछे हो गया है, एक पॉइंट पर बन रही है, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, फोकल पॉइंट, जिसे हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। अब ये फोकस बिंदु पे बन रहा है, तो फोकस बिंदु पे बन रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत दूरी पर जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट या बिंब रखा जाएगा तो वहाँ से 2 किरणें निकलेगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रतिबिंब के निर्माण की बात करते हैं तो हमेशा हमको 2 ही किरणों को कंसीडर करना है, ताकि हम इसका आरेख बना सके और प्रतिबिंब को मेंशन कर सके। अब जब ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद में टकरा रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जो टॉप पार्ट है ना वो हमें यही दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया और इसको मुख्य अक्ष से ड्रॉ कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वो वास्तविक है, यानी कि आपके मिरर के बिल्कुल सामने बन रही है, लेकिन साथ में यह
उल्टी भी है यानी इन्वर्टेड भी है। ये कैसी बन रही है, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक है क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है, और उल्टा भी है। और साथ में इसका साइज़ देखिए, तो साइज़ क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया है। ये पहले इतना था लेकिन अब ये छोटा हो गया है। तो हम कहेंगे कि अनंत दूरी पर जो बिंब की स्थिति अगर रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो वास्तविक व उल्टा होगा, और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे एक बार पॉज करके वापस देख भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे केस के लिए बढ़ते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य में रखा गया है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक मिरर में ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन ये मिरर जो होगा वो आपका अवतल दर्पण है। अभी हम जो भी पॉइंट्स बात कर रहे हैं, जिन भी बिंदुओं की बात कर रहे हैं जहाँ हम बिंब की स्थिति को रख रहे हैं, वो अवतल दर्पण के अंदर हम इन केसेस को मान रहे हैं। यहाँ हमने मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लिए जो कि इसके बीच में से गुजरेगी। अभी ये बीच में से नहीं है लेकिन आप इसको बीच में से ही गुजारेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ इसकी हाफ डिस्टेंस जो होगी वो फोकल पॉइंट या फोकस दूरी को बता देगा। अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि जो बिंब की स्थिति है वो वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य है। अनंत हमारा इस तरफ था और वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो इसके मध्य यानी कि मैं बिंब की स्थिति को इस जगह ले सकता हूँ। ये मैंने एक बिंब मान लिया है। अब इस बिंब से क्या होगा, प्रकाश की दो किरणों को मुझे निकालना है। तो प्रकाश की दो किरणें मैं मान लेता हूँ कि वो यहाँ से बिल्कुल पैरेलल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, और मुझे ये नियम से पता है कि ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो अब ये टकराने के बाद में फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। फोकस बिंदु से गुजरने के बाद में इस किरण का काम तो हो गया यहाँ पे फिनिश। अब हमें एक और किरण लेनी है, तो उस किरण को अब हम कहाँ से गुजारें, तो हम मान लेते हैं कि उस किरण को हम फोकस बिंदु से गुजारते हैं। तो ये किरण यहाँ से आई और फोकस बिंदु से गुजरती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में यह है आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये हमारे दो नियम थे जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं किरणों के। अब यहाँ हमने देखा कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में यह कहाँ मिल रही है दोनों किरणें, यह इस बिंदु पे मिल रही है, और यही बिंदु आपका क्या बताएगा इस एरो को। तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आपका टॉप हिस्सा होगा और इस बिंदु पर आपकी यह इमेज यहाँ बच जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि बिंब की स्थिति जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में है, तो हमने देखा कि यहाँ जो इमेज बनी है वो कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, फोकस F व वक्रता केंद्र C के बीच में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यह वास्तविक है या आभासी है, तो हमने कहा कि ये मिरर के सामने ही बन रही है, तो इसका मतलब ये आपकी वास्तविक इमेज है, तो हमने यहाँ पे वास्तविक लिख दिया। उल्टी बन रही है या सीधी, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो स्वरूप आ रहा है इसका वो कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। और प्रतिबिंब का आकार जो है वो कैसा होगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा होगा। ये हमने जो हमने लास्ट वीडियो आपको शेयर किया था उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो यहाँ पे छोटा दिखाई देगा। यहाँ अभी क्योंकि हमने ढंग से नहीं बनाया है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, ये आपका प्रतिबिंब छोटा ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे बिना स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको बना रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा केस देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ ये आपका पृष्ठ जो है इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अब हम बिंब की जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र पर लेते हैं। तो बिंब की स्थिति को वक्रता केंद्र पर लेने पर अगेन हम अवतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण की बात करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं एक बार, और मुख्य अक्ष को सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से यहाँ से गुजार देंगे। ये बिंदु आपका P हो जाएगा। यहाँ मान लेता हूँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र हो गया, और ये यहाँ पे आपका फोकस बिंदु हो गया है। अब वक्रता केंद्र पर ही बिंब रखा गया है, तो यानी कि इस जगह रखा गया है। अगर इस जगह बिंब रखा गया है तो अब मैं किरण मानता हूँ कि किरण कहाँ से टकराएगी ये हमें देखना है, और कैसे गुजरेगी ये भी हमें देखना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और
फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में। एक बिंदु तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि आगे कौन सी किरण ले। तो हमें ये दिख रहा है कि ये फोकस बिंदु सामने है और ये यहाँ से फोकस बिंदु से टकराकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर गुजर जाएगी। अब क्योंकि ये स्केल से हम नहीं बना रहे हैं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप ये स्केल से, प्रकार की सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनाइएगा प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ जो पॉइंट मिला है हमें वो कहाँ मिला है, वक्रता केंद्र पर ही मिला है। तो यानी कि ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। तो ये पॉइंट क्या था आपका, सी पॉइंट था, यानी सी पॉइंट पर ही आपका इमेज बनेगी। अब ये कैसी बनेगी, तो हमने देखा कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वक्रता केंद्र पर ही बना है, साथ में मिरर के सामने, परावर्तक पृष्ठ के सामने, इस वजह से ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और हमने देखा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो वो भी क्या होगी, समान आकार की होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर या वन लाइनर के अंदर ये क्वेश्चन 1 या 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अवतल दर्पण के लिए जब आपने ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। किस साइज का होगा, समान साइज का होगा, यानी समान आकार का होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अंतिम और 4th पॉइंट जो है वो कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर वापस मैं एक अवतल दर्पण का निर्माण करता हूँ। अवतल दर्पण का निर्माण करने के लिए मैंने पीछे की तरफ लेप लगा दिया है और अंदर की तरफ कौन सी पृष्ठ होगी, परावर्तक पृष्ठ। अगेन हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष लेंगे जो इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगी और ये बिंदु क्या हो जाएगा, P, यानी ध्रुव। यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा, फोकस बिंदु। अब ये कह रहा है कि आपका जो बिंब है वो फोकस व ध्रुव के बीच में रखा गया है। तो फोकस तो ये रहा और पोल कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ रखा है तो अब इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, वो हमें देखना है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से भी कितनी किरण निकालूंगा, 2 किरण निकालूंगा। तो 2 किरण निकालने के लिए मैं अगेन यहाँ सबसे पहले यहाँ से एक किरण पैरेलल यहाँ गई और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ और ड्रॉ करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से यहाँ गुजर गई, टकराई और गुजर गई। एक पॉइंट मैं यहाँ पर पोल से लेता हूँ कि पोल से यहाँ ये कुछ इस तरीके से टकराई आपकी किरण और परावर्तक पृष्ठ से कुछ इस तरीके से गुजर गई। तो अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये दोनों किरणें तो कहीं मिलेगी भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ इमेज नहीं बन रही, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इसे मैं पीछे की तरफ यानी पृष्ठ के पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो इस पृष्ठ के पीछे की तरफ, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ बढ़ाने पर मुझे क्या मिलता है वो मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, तो हमने देखा कि ये पॉइंट हमें कुछ यहाँ मिल रहा है। तो ये हिस्सा आपका कौन सा होगा, एरो वाला हिस्सा होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों किरणें यहीं मिल रही है और हमने एरो वाले पॉइंट से ही इन किरणों को गुजारा था। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से आपकी इमेज यहाँ बनेगी। तो ये इमेज बनी कहाँ है, पृष्ठ के पीछे यानी मिरर के पीछे। तो क्या मैं इसको आभासी कहूँगा या वास्तविक कहूँगा, तो ये आपकी इस बार वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ के सामने इमेज नहीं बन रही है, ये पीछे की तरफ बन रही है। तो इस बार ये इमेज कौन सी हो जाएगी, आभासी। तो हम ये कहेंगे कि जब फोकस व ध्रुव के बीच में आप कोई वस्तु को रखते हो अवतल दर्पण में, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी बिंब का वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और साथ में कैसा होगा, सीधा होगा। जैसे ये इमेज थी वैसे ही हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और कैसा होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि मैं उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में इसका आकार कैसा होगा, तो यह प्रतिबिंब से बड़ा होगा, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब से नहीं, बिंब से जो होगा वो प्रतिबिंब आपका बड़ा होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर 4 केसेस की बात करी है। फोकस व ध्रुव के बीच में, एक वक्रता केंद्र पर लिया था, एक अनंत पर लिया था और एक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लिया था।
अब 2 केसेस मैंने छोड़ दिए हैं, एक तो फोकस बिंदु पर और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसे वापस डिस्कस कर लेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा वापस डिस्कस कर देता हूँ, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं हम इस चीज़ को। हमने यहाँ पर जब पहला केस लिया था तो हमने देखा था कि अनंत पर आपका क्या है, बिंब रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। उसके बाद में प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, वास्तविक व उल्टा बना, और प्रतिबिंब कैसा था, छोटा था। इस चीज़ को आप जो हमने इससे पहले वीडियो दिया था उसमें ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य अगर हम बिंब को रखते हैं तब वहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, साथ में प्रतिबिंब छोटा होगा। वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और प्रतिबिंब समान साइज़ का बनेगा, समान आकार का होगा, बिंब के ही समान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पॉइंट्स तो ध्यान ही रखिएगा। वक्रता केंद्र सी व फोकस के मध्य रखने पर वक्रता केंद्र सी से दूर बनता है, वास्तविक व उल्टा होता है और प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता है उसमें, ठीक है। फोकस बिंदु पर रखने पर यह जो बनेगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पे बनेगा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। साथ में लास्ट पॉइंट को हमने डिस्कस किया था अभी, फोकस व एफ व ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे होगी, और क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो आभासी ही होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। साथ में यह सीधा दिखाई देगा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ सभी केसेस में वास्तविक 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 आ रहा है। और ये वास्तविक कब आ रहा है, जब आपका इमेज दर्पण के सामने बन रहा है। तो जब भी आपके पास में कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि आपने अवतल दर्पण लिया है और दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसका जो स्वरूप होगा ना वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा ही होगा। कैसा होगा, उल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप ये ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अगर ये आभासी होगा तो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो एक केस के अंदर ये आभासी और सीधा बन रहा था और बाकी सभी केसेस में ये उल्टा और वास्तविक बन रहा था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं टॉर्च के अंदर। आपने देखा होगा कि जो टॉर्च होती है, टॉर्च की जो लाइट होती है उसका कुछ जो पृष्ठ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये जो कर्व सा शेप बना होता है ना, अंदर देखा होगा आपने कि बल्ब तो इस जगह लगा हुआ है और यहाँ पर इस जगह एक चमकीली सतह होती है, तो वो कैसी होती है, वो अवतल दर्पण का ही स्वरूप होती है। ऐसे ही सर्च लाइट में भी होता है। सैटेलाइट डिश जो आपने देखा होगा, जो डिश एंटीना आजकल हम यूज़ करते हैं, वीडियोकॉन का हो गया, DTH का हो गया, तो वहाँ पर भी कौन सी सरफेस होती है, वो अवतल दर्पण को ही यूज़ करते हैं। परावर्तक टेलीस्कोप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट जो होती है आपने देखा होगा, डिपर यूज़ करते हैं हम सामने की तरफ, अगर हमें लाइट फेंकनी होती है जो हेडलाइट होती है उसमें, तो हम डिपर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ डिपर को यूज़ नहीं करते हैं। शेविंग दर्पणों में, ताकि फेस में जो भी शेविंग कर रहे होंगे, जो फेस पर जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे के अंदर दिख सके, इसलिए शेविंग दर्पणों में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत, नाक, कान, गला विशेषज्ञों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सौर भट्टियों में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो आराम से यहाँ से बन सकता है कि 2 उपयोग के बारे में लिखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में लिखिए या अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में लिखिए। तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जा सकता है, और पिछली बार पूछा भी गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, पीस आउट।